आज हमें डेमोक्रेसी के संदर्भ में कुछ छोटी छोटी शब्दावलियां हैं, उनकी हमें चर्चा करेंगे। वो कौन कौन सी शब्दावलियां उनकी बात करते हैं। हम चर्चा करेंगे लोकतांत्रिक घाटा क्या होता है, डेमोक्रेटिक डेफिसिट क्या होती है। हम चर्चा करेंगे कि लोकतांत्रिक अतिभार क्या होता है, डेमोक्रेटिक ओवरलोड क्या होता है। हम चर्चा करेंगे लोकतांत्रिक मंदी क्या होती है। हम चर्चा करेंगे लोकतांत्रिक शांति क्या होती है, डेमोक्रेटिक पीस क्या होती है, लोकतांत्रिक शांति। इन चार शब्दों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोकतांत्रिक घाटा करेंगे। लोकतांत्रिक घाटा क्या है? देखिए, दो शब्दावलियां हैं जो सिर्फ ईयू के संदर्भ में प्रयुक्त होती है। यूरोपियन यूनियन, लोकतांत्रिक घाटा। तो ये लोकतांत्रिक की विशिष्ट शब्दावलियां हैं। तो मैं आपको ईयू की दोनों शब्दावलियां बता देता हूं। एक तो लोकतांत्रिक घाटा है, एक पूल्ड सोवरेनिटी है। पूल्ड सोवरेनिटी, सोवरेनिटी को क्या कर लेना, पूल बना लेना, इकट्ठा करना, एकत्रित संप्रभुता। पहले ये बताओ, ये तो मैं चूंकि आपको करवा चुका हूं, तो ये बताओ पूल्ड सोवरेनिटी क्या होती है। हाँ, यूरोप के विभिन्न देशों ने अपनी संप्रभुता को मिला के क्या कर रखा है, यूरोपियन यूनियन के रूप में इकट्ठी कर रखी है, और वो एक आवाज में बोलते हैं। ये तो है पूल्ड सोवरेनिटी। अब हम एक और चर्चा करेंगे, लोकतांत्रिक घाटा। लोकतांत्रिक घाटे का तात्पर्य है कि नागरिक सरकार बनाते हैं। जर्मनी में चुनाव हुए, लोगों ने वोट डाला। ग्रीस में चुनाव हुए, लोगों ने वोट डाला। बेल्जियम में चुनाव हुए, लोगों ने वोट डाला। अब जब लोग अपनी सरकार बनाते हैं तो सरकार से क्या करते हैं, वो उम्मीद करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि सरकार पे नियंत्रण किसका होगा, हमारा होगा, और सरकार वही काम करेगी जो जनता कहेगी। जनता के प्रतिनिधि वही काम करेंगे। अब ग्रीस में मान लेते हैं कोई सरकार बनी, स्पेन में कोई सरकार बनी, पुर्तगाल में कोई सरकार बनी। उन्होंने कहा कि देखिए, आप हमें वोट दीजिए, और जैसे ही हमारे दल की सरकार बनेगी हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो बेरोजगारों ने थोक में उन पार्टियों को क्या दिया, वोट दिया, और उस पार्टी की क्या बन गई, सरकार। अब जैसे ही वो सरकार बनी, उसको पहला काम क्या करना चाहिए, जो वादा किया उसको पूरा करना चाहिए। जैसे उसने वादा पूरा करना शुरू किया, ईयू के यहां से फोन खड़खड़ाया वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास, क्या कर रहे हो, कि बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, कि नहीं, इससे ना तुम्हारे जो बिना काम किए जो देते हैं ना, इससे रेवड़ी कल्चर पनपेगा, और इससे ना तुम्हारी अर्थव्यवस्था घाटे में चली जाएगी। तो हम तुम्हारी यूरो की आपूर्ति कर नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे जो खर्चा है वो रुपया है, और कमाई तुम्हारे कितनी है, 98 है। तुम जन कल्याण के नाम पे भारी खर्चा करते हो, और कमाई तुम्हारे देशों में होती नहीं है। दूसरे यूरोपियन देशों को वो भुगतना पड़ता है फिर। तो तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जो जनता को खुश करने के लिए हो, और जो वेलफेयर के नाम पे हो, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को क्या हो, नुकसान हो। तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे। तो अब देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, लोकतांत्रिक घाटा। घाटे में कौन रहे, वहां के नागरिक। क्या घाटा हुआ उनको, कि वो जो उम्मीद कर रहे थे, ईयू ने उन उम्मीदों को पूरा नहीं होने दिया। तो यूरोपियन यूनियन में जो देश जुड़े हैं उनको क्या होता है, लोकतांत्रिक घाटा होता है। इसको बोलते हैं लोकतांत्रिक घाटा। अच्छा, अब अपने ऐसे कोई संस्थान से जुड़ जाए। अब मोदी जी कहेंगे कि मैं, जैसे सोगेलो जी ने कहा कि मैं मोबाइल क्या दूंगा, फ्री दूंगा। या चलो मोदी जी की चर्चा, देश की चर्चा करते हैं। मोदी जी कोई और बड़ी घोषणा कर देते हैं, भी मैं सबके खाते में कितने लाख डाल दूंगा, 15 लाख पक्का ही डाल ही दूंगा। ठीक है, अब डाल ही दूंगा, तो फिर अपने कोई ऐसे एक संगठन के क्या बने, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन के सदस्य बने हुए, वो कहे नहीं नहीं मोदी जी आप ऐसा काम नहीं करेंगे। वो कहेंगे मैंने वादा किया जनता से, वो मेरे को करना ही पड़ेगा। वो कहे नहीं, आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो सिर्फ पॉपुलर हो और अर्थव्यवस्था को उससे क्या होता हो, नुकसान होता हो। आप घाटे की अर्थव्यवस्था का निर्माण नहीं करेंगे। यहाँ घाटे अर्थव्यवस्था का घाटा नहीं है, बल्कि यहाँ घाटे का तात्पर्य है नागरिकों को जो नुकसान होगा।
अब एक तरफ ईयू हो गया है, एक तरफ यूरोपियन देशों के नागरिक हो गए, उनकी डेमोक्रेटिक सरकारें हो गई है, तो बताओ सरकारों पे नियंत्रण ज्यादा किसका है? ईयू का है, लोगों का। देखो सरकारें लोगों की और नियंत्रण ईयू का। तो देखो इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर नागरिकों को घाटा हुआ है, तो कोई भी देश जो जुड़ा है ईयू से उसको क्या हुआ है? नुकसान हुआ है, जनता को नुकसान हुआ है। इस नुकसान को हम क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक नुकसान बोलते हैं। एक होता है लोकतांत्रिक अतिभार, सेमुअल ब्रिटन, और भी है। हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? नव दक्षिण पंथ की। नव दक्षिण पंथ को हम क्या बोलते हैं बताओ? न्यू राइट्स बोलते हैं। न्यू राइट्स बोलते हैं। किनको बोलते हैं? जो नव उदारवादी हैं उनको बोलते हैं। याद आया थोड़ा? नव दक्षिण पंथ आया याद? न्यू राइट्स याद आया? एक है, नोजिक है, इन सबको बोलते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति है, कौन? सैमुअल ब्रिटन है। ये नव दक्षिण पंथी क्या कहते हैं? नव दक्षिण पंथी क्या कहते हैं कि ये जो सरकारें होती है ना, और ये राजनीतिक दल होते हैं, ये चुनाव के समय जीतने के लिए लोकप्रिय नीतियों का सहारा लेते हैं, जिनके ना दीर्घकालिक प्रभाव देश के लिए अच्छे नहीं होते। अल्पकालिक प्रभाव तो अच्छे होते हैं, जनता खुश हो जाती है और क्या दे देती है? वोट दे देती है। कुल मिला के लोकतांत्रिक अतिभार का तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र में एक विशेष कमजोरी होती है कि अर्थव्यवस्था पे क्या डालता है? बहुत ज्यादा ये भार डालता है। राजतंत्र अर्थव्यवस्था में इतना भार नहीं डालता, तानाशाही भार नहीं डालती, क्योंकि तानाशाही ऐसे वादे नहीं करती जिसमें जनता को खुश करना पड़ता हो। तो लोकतंत्र चाहे कहीं भी हो, उसके स्वाभाविक कमी ये होती है कि उसमें गवर्नमेंट और जो पॉलिसीज है अर्थव्यवस्था वो ओवरलोड होती है। ओवरलोड का तात्पर्य, अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आपको जनता को खुश करने के लिए बांटना ही पड़ेगा। तो अगर आप लोकतांत्रिक अतिभार को समझना चाहते हैं तो एक पूरी बहस चल रही है अपने देश में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? रेवड़ी कल्चर बोल रहे हैं। ये दलों की मजबूरी है कि सत्ता में प्राप्त आने के लिए उनको क्या बांटनी पड़ती है? रेवड़ियां, जो आजकल बहस चल रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक अतिभार बोलते हैं। तो लोकतंत्र है ना, ये महंगा शासन व्यवस्था होती है, क्योंकि इसमें जनता के आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए चाहे खजाने में पैसा है चाहे नहीं है, वो तो पूर्ति करनी ही पड़ती है। ये है लोकतांत्रिक अतिभार। एक है लोकतांत्रिक मंदी। 1990 के बाद, हालांकि हम मानते हैं कि लोकतंत्र का क्या हुआ है? प्रचार प्रसार हुआ है, लेकिन फुकुयामा कहते हैं कि लोकतांत्रिक मंदी भी आई है। 1990 के बाद बहुत सारे नए देशों में लोकतंत्र आया है, विशेष करके वो देश जो रशिया से क्या हुए हैं? अलग हुए हैं, और वो देश जो पूर्वी यूरोपियन देश थे 90 और 90 के आसपास यहां लोकतंत्र आ गए। लेकिन हुआ क्या है? धीरे धीरे जो लोकतंत्र हैं वो हो कैसे रहे हैं? अनुदारवादी लोकतंत्र हो रहे हैं। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं जब हमने किसकी चर्चा की थी? फरीद जकारिया की। फरीद जकारिया। अब बताओ, आपको तो ये तो पता है इलिबरल डेमोक्रेसी कौन सी होती है? फरीद जकारिया, जहां चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारें अपने नागरिकों को अधिकार देने की बजाय वो अपने नागरिकों का अधिकार छीन लेती है। पाकिस्तान ले लो, आप छोटो पाकिस्तान को, आप लो ना बेलारूस को लो, आप रूस को लो, जहां कौन राज कर रहा है? पुतिन कर रहा है। ऐसे बहुत सारे देशों में धीरे धीरे सरकारें अपने ही नागरिकों के अधिकारों पे क्या डाल रही है? डाका। सेम आरोप भारत पे भी लगते हैं कि भारत में अब है ना लोगों के अधिकार और स्वतंत्रताएं पहले की बजाय क्या हो गई है? कम हो गई। विचार अभिव्यक्ति के ऊपर तो बहुत बड़ा प्रतिबंध लग गया है इस देश के अंदर। ऐसा अकेला यहां नहीं हुआ है। आप ये देखिए कि ट्रंप जब अमेरिका में था तो क्या हुआ था? आप बताओ। तब है ना बहुत सारी स्वतंत्रताओं पे उसने क्या लगा दिया था? प्रतिबंध। और उसने दक्षिण पंथ को बढ़ावा दिया था। श्वेतों के अधिकार बढ़ गए, लेकिन अश्वेतों के अधिकार क्या कर दिए उसने? कम। जबकि उम्मीद ये की जाती है कि डेमोक्रेसी में सभी लोगों के क्या बढ़ेंगे? अधिकार बढ़ेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक मंदी। कि चुनी हुई सरकारें हैं, इसमें नागरिकों के अधिकार बढ़ने की बजाय उनके अधिकार कम हो रहे हैं। तो ये है लोकतंत्र तो बढ़ गया है, लोकतंत्र बहुत सारे देशों में आ गया है, तो लोकतंत्र का विस्तार हो गया है,
वैश्विक लेवल के ऊपर, लेकिन लोगों के अधिकार लोकतंत्र बढ़ने चाहिए थे, वो उनकी संख्या क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। लोकतांत्रिक मंदी। एक है डेमोक्रेटिक पीस, लोकतांत्रिक शांति। ये क्या चीज है, इसकी और चर्चा करते हैं। लोकतांत्रिक शांति, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। एक आदर्शवादी विचारक है कांट। इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह कराऊंगा जब मैं आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कराऊंगा। इसके मैं एक ही चीज कराता हूं, परपेचुअल पीस। इसकी पुस्तक है बड़ी फेमस, परपेचुअल पीस को स्थायी शांति कहते हैं। परपेचुअल पीस, इसकी पुस्तक है स्थायी शांति या परपेचुअल पीस। ये कहते हैं संसार में शांति तभी आएगी, विभिन्न देशों के युद्ध तभी बंद होंगे जब गणराज्यों का प्रचार प्रसार होगा। तो यूरोपियन राज्यों को मिलकर एक गणराज्य बना लेना चाहिए आपस में, और विभिन्न देशों के अंदर गणतंत्र तांत्रिक व्यवस्था का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जहां गणतंत्र होते ना वहां देश आपस में लड़ते नहीं। देखिए, देश तब लड़ते हैं जब सत्ताधीशों के आपसी अहम टकराते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार ये जनता ने नहीं किए थे, बल्कि ये सत्ताधीशों ने किए थे, जो हमारे नेतृत्व करता थे उनके घमंड की वजह से हुए थे। सेम बातें कांट से प्रेरित होकर एक व्यक्ति और बोलता है, जिसमें बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखेंगे आपको दसियों क्वेश्चन मिलेंगे एक व्यक्ति के ऊपर। नाम क्या है? माइकल डायल। माइकल डायल का है, ये कांट से प्रेरित है। ये लोकतांत्रिक शांति, कि जिन देशों में लोकतंत्र होता है ना, उन देशों में युद्ध क्या होते हैं? कम होते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं युद्ध कैसे कम होते हैं। सबसे ज्यादा युद्ध होते हैं राजतंत्रों के अंदर, औरतों के लिए लड़ पड़ते हैं, मतीरिये के लिए। सबसे घटिया लड़ाई कौन सी? मतीरिये की लड़ाई। और याद और करते हैं अपन, शर्म आती है कि कितने लोगों को इन लोगों ने मरवा दिया, काहे के लिए? मतीरे। हम याद करते हैं मतीरे की राड़, तो राड़ हुई, लड़ाई हुई, मरे तो होंगे ना लोग। कौन मरता है? राजा मरा था क्या? राजा नहीं, आम आदमी मरता है बेचारा। कोई किसानों के बेटे वो मरते हैं, वो खेत वाला मार दिए होंगे आसपास वाले, या फिर सैनिक मर गए होंगे जो गरीब घरों से आए थे। तो ये राजतंत्र है। उसके बाद तानाशाहियां बहुत युद्धखोर होती है, लेकिन जिन देशों में लोकतंत्र होता है ना, वहां युद्ध नहीं होते, क्योंकि जनता कभी युद्ध नहीं चाहती। अपने कोई युद्ध नहीं चाहता, किसी को जानता नहीं युद्ध। ये तो ना अपने को भड़काया जाता है, इसलिए अपने अंदर ऐसे भाव पैदा होते हैं। राष्ट्रवाद है, माता है, पिता है, ये है वो, इसलिए अपने अंदर भाव आते हैं। वरना हम अपने अपने काम से फुर्सत नहीं है। बेरोजगारी से निपटे या पाकिस्तान से निपटे, तो हमारे तो घोर काम है बेरोजगारी वाला हो रखा है, वो निपटना ज्यादा जरूरी है। तो जनता युद्ध नहीं चाहती, तो लोकतांत्रिक देश आपस में संघर्ष है। ये रहा। ये यूरोप देखो, यूरोप में जब तक राजतंत्र थे कितने भारी युद्ध होते थे, और जैसे जैसे लोकतंत्रों का प्रसार हुआ, तानाशाह चले गए, यूरोप में पूर्ण रूप से क्या आ गई है? शांति आ गई है। अब फिर यूरोप में आपके कहा गई शांति? रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं ना, इसलिए लड़ रहे हैं कि पुतिन क्या है? एक तानाशाह टाइप का, इसलिए लड़ाई हुई। अगर यहां भी शुद्ध डेमोक्रेसी होती तो झगड़ा नहीं होता। तो ये थी लोकतांत्रिक शांति। अब आपके पास 4 शब्द है। अब बताओ लोकतांत्रिक घाटा क्या है? ठीक है, ईयू वाला है कि ईयू के नागरिकों को घाटा हो जाता है, क्योंकि उन्हीं की सरकार, उन्हीं की चुनी सरकार उनकी बात नहीं मानती, बल्कि ईयू की बात मानती है। अतिवार, कि खर्चा बहुत होता है लोकतंत्र के अंदर जनता को खुश करने के लिए। लोकतांत्रिक अतिवार, ओवरलोड होता है। मंदी, लोकतंत्र आ गए हैं लेकिन अधिकार बढ़ने की बजाय कम हो गए हैं। लोकतांत्रिक शांति, कि लोकतांत्रिक देश आपस में युद्ध नहीं करते, संसार में शांति रहती है। तो ये मैंने आपको 4 शब्द कराए।